हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ क्लास। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार इंफॉर्मेशन दिया था कि आज संडे शॉर्ट्स में मैं क्लास 10th का साइंस का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं, इंक्लूडिंग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है साइंस में कि कौन सा पार्ट आ रहा है, कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है, कितना थ्योरी पार्ट आएगा, कितना प्रैक्टिकल पार्ट आएगा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। देयर आर टू मेनी कंफ्यूजन्स। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हेल्प किया जाए और उनके इस एग्जाम के मॉड्यूल को आसान बना दिया जाए और उनको बताया जाए कि कितने पोर्शन आपके साइंस में आ रहे हैं या कितने पोर्शन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट इस इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से अपनी एनसीईआरटी बुक उठा लें, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी बुक के प्रेफरेंस पे चलेंगे और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। कोई अदर बुक्स आपको उठाने की जरूरत नहीं है, सेपरेट बुक्स मत उठाइए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए और हम लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। और साथ में एक कॉपी और एक पेन जरूर रखिए जिससे कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आपको साइंस का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, साइंस जो कि आ रहा है 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है, 2021 एग्जामिनेशन, और हम आपको यहाँ पे रिड्यूस्ड पोर्शन के साथ साथ आ रहे पोर्शन ही बताएंगे और आपको फुल डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे अच्छी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक कहीं भी देखी नहीं होगी पूरे सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे यूनिट्स के नेम दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5। यूनिट 1 आपकी केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर है। इसमें से इस बार 26 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ड ऑफ लिविंग से 23 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेचुरल फिनोमिना से 12 मार्क्स के क्वेश्चन। इफेक्ट्स ऑफ करंट से 14 मार्क्स के क्वेश्चन और नेचुरल रिसोर्स से 50 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल आपको यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा इस बार के एग्जाम में। जैसे कई बार कंफ्यूजन भी बन रही थी, क्या इस बार 80 मार्क्स का पेपर होगा या पेपर के मार्क्स में कुछ रिडक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें पीरियोडिक असेसमेंट 5+5 मार्क्स, प्रैक्टिकल वर्क 5 मार्क्स और पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई असाइनमेंट बनाया है या ऐसा कुछ आपने बनाया है तो 5 मार्क्स उसके आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होता है, जैसा यहां पे लिखा है एग्जैक्ट सारे स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है। वो लोग यूनिट टेस्ट को या पीरियोडिक टेस्ट को इंटरनल असेसमेंट ले लेते हैं, या कुछ स्कूल्स इस बार प्रोजेक्ट को इंटरनल असेसमेंट ले रहे हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जो ओरल को इस बार इंटरनल असेसमेंट ले रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स में इस बार ओरल की मतलब ओरल वोकेशनल स्टार्ट किया गया, जिसमें 10 मार्क्स का वाइवा या 20 मार्क्स का वाइवा लिया जाता है। तो ये भी स्कूल्स में स्टार्ट हो गया है इस बार, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए मार्क्स बच्चों को ठीक से नहीं मिल पा रहे थे या वो पूरा थ्योरी पेपर नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे वाइवा भी एज अ इंटरनल असेसमेंट में लिया जा सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स आपके स्कूल बेस्ड हैं। अब वो स्कूल आपको किस तरह की एक्टिविटी देता है या किस बात पे काम करता है, उस पे एक्टिविटी पे देता है कि आपके प्रैक्टिकल वर्क पे आपको इंटरनल असेसमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की आप कंफ्यूजन ना लें कि किस स्कूल में कैसा हो रहा है। आप अपने स्कूल को देखें कि वहां पे किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है इंटरनल असेसमेंट को लेकर, किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मार्क्स में दिया जाएगा। कुछ स्कूल्स ने तो हाफ ईयरली के मार्क्स इंटरनल में ऐड कर दिए हैं। जैसे मान लीजिए हाफ ईयरली का आपका पेपर 80 मार्क्स का हुआ, तो 80 को उन्होंने 10 में कन्वर्ट कर दिया है। 10 मार्क्स आपके वो हो गए, 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट और 5 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। इस तरह से करके उन्होंने 20 मार्क्स का बना के दे दिया है। तो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं ये हैशटैग बना दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आएगी ये अलग अलग स्कूल्स के लिए है। वो आपको 20 मार्क्स ही देंगे, लेकिन कैसे देते हैं, किस पार्ट पे देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने आपकी कौन सी थ्योरी या कौन सी एक्टिविटी को कंसीडर किया है और किसको नहीं कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स उनके दिए हुए हैं। ये अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो 80 मार्क्स हैं ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है।
ये 100% करेक्ट है। 80 मार्क्स का पेपर आएगा और जो मार्किंग स्कीम यहां पे दी हुई है सेम उसी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 1 है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, तो यहां पे मैं अभी यहां पे रेड पेन यूज करना बंद कर रहा हूं और मैं जिस चीज को रेड करूंगा, याद रखिएगा जिस भी पार्ट को मैं रेड करता हूं आप अपने आप समझ जाइएगा कि वो पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और जिसको मैं ग्रीन सिग्नल दूंगा, ग्रीन पेन से करूंगा, वो समझिए कि आपके एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, सो वी स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आपको पता है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, और ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरा आएगा। मतलब केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इंप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पूरा चैप्टर आएगा। इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है, और साथ में एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम 2021 में आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा आएगा और इसमें एक भी पार्ट रिड्यूस नहीं है, और साथ में एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 2021 एग्जामिनेशंस में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी सब कुछ आएगा, टोटल आएगा, डेफिनेशन आएगी, ठीक है, या H प्लस ओ एच माइनस आयंस के बारे में आएगा, जनरल प्रॉपर्टीज आएंगी, उनके यूजेस आएंगे, पीएच स्केल आएगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जितना भी पार्ट इसमें दिया हुआ है वो सब आएगा, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। और साथ में एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपके 2021 एग्जामिनेशंस में आएंगे, इससे आप बच नहीं सकते। एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस 2021 एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 पे, इस पे भी मैं टिक लगा दे रहा हूं यहाँ पे, ये पूरा पार्ट आएगा, ये भी पूरा पार्ट आएगा, दोनों पार्ट ग्रीन हैं, पूरे आ रहे हैं, कोई भी कुछ भी रिड्यूस नहीं है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, सिर्फ यहीं तक आएगा, सिर्फ यहीं तक आएगा। ये जो पार्ट मैंने ग्रीन से अंडरलाइन कर दिया है यही पार्ट आएगा। बाकी अब मैं रेड से अंडरलाइन करने जा रहा हूं, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, करोजन एंड प्रिवेंशन, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। फिर एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस कम फ्रॉम फॉर 2021 एग्जामिनेशंस, यहां से भी एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जहां मैंने रेड अंडरलाइन किया है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और करोजन और उसका प्रिवेंशन, ये पार्ट नहीं आ रहा, काफी बड़ा पार्ट है ये। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पूरा नहीं आ रहा, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी उसके पहले के जितने पार्ट होंगे वो सब आएंगे। ठीक, और साथ में एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो मैं यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पे रेड पार्ट भी है और ग्रीन पार्ट भी है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसी चैप्टर को लेकर सबसे ज्यादा बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि कितना पार्ट आ रहा है, कितना पार्ट नहीं आ रहा, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटा सा पार्ट एग्जाम में आने वाला है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, ये पार्ट आपका एग्जाम में आ रहा है, बस इतना ही पार्ट आ रहा है। और क्या क्या नहीं आ रहा है, nomenclature of carbon compound containing functional group halogens, alcohol, ketone, aldehyde, alkane and alkynes, difference between saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbon, chemical properties of carbon, carbon combustion, oxidation, addition, substitution reaction, ethanol and ethanoic acid, only properties and uses, soaps and detergent। तो ये my dear students इतना पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आ रहा। ठीक है, केवल जितनी लाइन मैंने ग्रीन की है उतनी ही आ रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और साथ में होमोलोगस सीरीज, दैट्स इट।
इतना ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आ रहा, और इसमें एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस कुछ नहीं है, इसमें कोई एक्टिविटी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मैं बता दूं कि बड़ा चैप्टर है, ट्रिकी चैप्टर है, और इसमें सब कुछ आ रहा है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डोबेर्नियर ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। मतलब यहां पे पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर आ रहा है, कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं है, और इसमें कोई भी एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। फुल चैप्टर आएगा, कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में देखिए, लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके मैं यहां पे ग्रीन पेन सेलेक्ट कर लेता हूं पहले, ग्रीन पेन। लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब फुल चैप्टर, कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं है, यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो रिड्यूस हो। यहां पे पूरा चैप्टर आपको आएगा, मैं टिक थोड़ा सा नीचे लगा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। यहां पे फुल चैप्टर आ रहा है, लाइफ प्रोसेस भी पूरा चैप्टर आएगा, और साथ में एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे 2021 एग्जामिनेशन में, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताता हूं कि प्रैक्टिकल क्या है, क्या प्रैक्टिकल्स हैं, और एक्टिविटीज क्या होती हैं। जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी दी होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल्स में दिए होते हैं, जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करते हैं क्लास में। तो प्रैक्टिकल्स भी काफी डिलीट हुए हैं, वो भी मैं भी आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 आपका पूरा आ रहा है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मैं रेड से बना रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट हो गया। देखिए यहां पे डिलीटेड लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, ये पार्ट आ ही नहीं रहा, कुछ नहीं आएगा इसमें से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई भी पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, ऑल डिलीटेड, टोटल डिलीटेड, ठीक है, एवरीथिंग गेट्स डिलीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्लांट्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स, एचआईवी एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि पूरा चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, कुछ भी रिड्यूस नहीं है, और साथ में एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस कैन कम फॉर 2021 एग्जामिनेशन। एक्टिविटी या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है, एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, साथ में ये पूरा चैप्टर आ रहा है, फुल चैप्टर, कुछ भी रिड्यूस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहां पे भी दो पार्ट हैं, ध्यान से देखिएगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी क्या होती है, मेंडल कंट्रीब्यूशन क्या है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यहां तक आपके एग्जाम में आएगा। साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये जो इवोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है वो आएगा, याद रखिएगा। जो पार्ट आपके ग्रीन कलर से मार्क हुए हैं वो आएंगे। हेरिडिटी, मेंडल कंट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इतना आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। जो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इवोल्यूशन के, वो पूरे हटा दिए गए हैं, वो एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक, क्लियरली नहीं आएंगे, ठीक। लेकिन कुछ पार्ट इसका आ रहा है, जो भी मैंने ग्रीन से मार्क किया वो आ रहा है, जो रेड से मार्क किया वो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, अब चलते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में पहला चैप्टर पढ़ता है, चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बता दूं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पूरा आ रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सर्फेसेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। डेरिवेशन नहीं आएगा, पहले बहुत साल पहले डेरिवेशन आता था, लेकिन डेरिवेशन अब नहीं आता है। मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन लॉज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, यहां पे डेरिवेशन नहीं आएगा। मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये सारे पार्ट आप क्या आ रहे, मतलब कहने का होल चैप्टर आ रहा है,
और साथ में एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर आ रहा है और साथ में एक्टिविटी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक, नेक्स्ट 11th द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके बाद का ही जस्ट चैप्टर होता है। तो उस चैप्टर में देखिए पहले यहां पे आपको रेड से लिखा हुआ दिखेगा, क्या क्या रेड से लिखा हुआ दिख रहा है, फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन अ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस। ये नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, जो मैंने रेड से मार्क कर दिया वो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आ क्या रहा है आपके एग्जाम में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो एग्जाम में आएंगे और साथ में इसी से रिलेटेड एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो रेड पार्ट जो है वो नहीं आ रहा और जो ग्रीन पार्ट है वो आ रहा है और इसमें भी एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीजें हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, वो सारी चीजें, इलेक्ट्रिक पावर, रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, पी इक्वल्स टू वी इन टू आई, ठीक है, जो थ्री फॉर्मूलेज होते हैं आपके पावर के, वो सारी चीजें, मतलब होल चैप्टर, ओवरऑल होल चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा, फुल चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा और साथ में एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्टिविटी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहले वो देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, field due to current carrying conductor, field due to current carrying coil or solenoid, force acting on a current carrying conductor, Fleming left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, induced potential difference and induced current, Fleming right hand rule। यहां तक ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए रेड से करने जा रहा हूं, रेड से देखिएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये पार्ट नहीं आ रहा, हटा दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये नहीं आ रहा। ग्रीन पार्ट आएगा, रेड पार्ट नहीं आएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है, ओनली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कैन कम फॉर 2021। सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं यहां पे रेड से लिख के कट भी कर दे रहा हूं, प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे नहीं आएंगे, ओनली एंड ओनली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, नो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14, इसको मैं रेड से मार्क करूंगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, मतलब ये आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं छोड़ दीजिए अभी के लिए, बाद में पढ़ लीजिएगा एग्जाम के बाद अगर आपका मन करता है तो। अभी मत पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए इसको पढ़ के। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, हटा दिया गया है, अब ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट में पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन, उसके सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, मतलब पूरा फुल चैप्टर आएगा। इसमें कोई एक्टिविटी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस कुछ नहीं है, तो वो सब नहीं आएंगे। बस ये कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इजी चैप्टर है, 3 दिन लगते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में और 1 दिन लगता है इस चैप्टर को समझने में। आसानी समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे वीडियोस आप देखते रहिए। 30 मार्च तक मैं पूरा सिलेबस फाइनल कर दूंगा वाव क्लास पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए कि मैं कब और कितनी जल्दी अवर इन्वायरमेंट चैप्टर पहुंचता हूं। 30 मार्च तक आपका ये लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक, अब देखिए ये जो पार्ट है, कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हैं, जो ये जो 16 पार्ट आपको दिख रहा है, 16 चैप्टर, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब ये क्या चीज है, देखिए
सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स अगर देखा जाए तो कट भी गया, देखा जाए तो नहीं भी कटा है। देखा जाए कटा कैसे है, कटा इसलिए है, मतलब इस चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है क्योंकि ये नॉट इंक्लूडेड इन बोर्ड, नॉट इंक्लूडेड इन बोर्ड, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ये इंक्लूड नहीं है, डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, ठीक है, बट इंक्लूडेड इन स्कूल एक्टिविटी। यहां लिखा है ना ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, देखिए यहां पे लिखा है ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। तो स्कूल्स ने आपको इस पे कोई ना कोई एक्टिविटी करने को दी होगी, 5 नंबर की, 10 नंबर की, इस तरह से करके आपको एक 10 मार्क्स से बड़ी नहीं दी होगी, मुझे पता है 10 मार्क्स से बड़ी एक्टिविटी वो नहीं देंगे क्योंकि उनको अदर मार्क्स भी देने हैं। तो यहाँ पे वो 10 मार्क्स की एक्टिविटी देंगे और मुझे जहां तक पता है कि 5 मार्क्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे, या 20 मार्क्स की एक्टिविटी देंगे 5 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है, ठीक है। हो सकता है कुछ स्कूल्स ने इसको इंक्लूड ही ना किया हो, उन्होंने कोई अपने से और एक्टिविटी बना के दी हो, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई भी पार्ट आपका बोर्ड में नहीं आएगा। जो नंबर मिलने थे आपको मिल चुके होंगे अभी तक, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनल असेसमेंट में है, मतलब जो 20 मार्क्स आपका जाएगा, हो सकता है 5 मार्क्स आपको यहां से दिया जाए अगर उन्होंने एक्टिविटी दी होगी तो, और अगर एक्टिविटी नहीं दी है किसी और पे है तो वहां से आपके वो 5 मार्क्स जाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है, मेन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स के पेपर में ये इंक्लूडेड नहीं होगा, ये सिर्फ आपके स्कूल से इंक्लूड होगा, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक चीज और पढ़ते हैं यहाँ पे बहुत ध्यान से, लास्ट है जहां पे सारे चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको बता दूं पेपर में आपके 4 मार्क्स के और 3 मार्क्स के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम अनसीन पैसेज कहते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ी होगी ना अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आते हैं ना, तो ऐसे ही बड़े बड़े पैसेज दिए होते हैं, उससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके साथ 4 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, या एक पैराग्राफ दिया होगा उसके साथ 3 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, और सारे क्वेश्चन के मार्क्स एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्टिविटी या पैसेज बेस्ड, या हम ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, किस फॉर्म में, पैसेज के फॉर्म में, अनसीन पैसेज के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस कैन कम एज एमसीक्यू। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, या असर्शन रीजन के फॉर्म में आएंगे, या शॉर्ट आंसर के फॉर्म में आएंगे। तो शॉर्ट आंसर का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स है 1 नंबर के फॉर्म में आएंगे, क्योंकि 3 ही मार्क्स के पेपर है, 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, 1, 3 और 5, ठीक है, इसी फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर वाले में एमसीक्यू असर्शन रीजन आ जाएगा, और 1 नंबर वाले में शॉर्ट आंसर भी आ जाएगा। तो याद रखिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन अनसीन पैसेज के फॉर्म में आएंगे। ये आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको मिलेगा लास्ट ईयर के पेपर, मैं आपको सेंड करूंगा कहां पे, वाव क्लास टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आपकी बड़ी हेल्प होने वाली है वहां पे। आपको वहां पे कंपार्टमेंट के पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, विथ आंसर की मिल जाएगा, और आपको ऐसी आंसर की मैं भेजूंगा जो बोर्ड प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसमें आपको स्टेप वाइज मार्किंग दी होगी, कब आपको आधे नंबर मिलेंगे, कब आपको 2 नंबर मिलेगा, कब आपको 3 नंबर मिलेगा, कब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, कैसे किस स्टेप पे क्या नंबर कट रहे हैं, उस तरह की आंसर की मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके वाव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप पूरी अपडेट्स आप देखते रहें। और हर संडे को मैं या क्लास 9th के लिए या क्लास 10th के लिए संडे शॉर्ट्स में कुछ नया लेकर आता हूं, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सिलेबस, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे फिर से बता रहा हूं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पैसेज के फॉर्म में आएंगे, अनसीन पैसेज के फॉर्म में क्या आएगा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी एक्टिविटी आपके बुक में दी है उसके फॉर्म में अनसीन पैसेज आपको दिए जाएंगे, और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन से आप एमसीक्यू, असर्शन रीजन या शॉर्ट आंसर, इस तरह के क्वेश्चन आपको किससे दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन से दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6, फिर 7 8, 7 के बाद फिर 8 9 10 11 12 13, बहुत सारे प्रैक्टिकल दिए हैं। फटाफट प्रैक्टिकल देखते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रैक्टिकल दिया हुआ है ये वाला, अब फाइंडिंग द पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा आपके एग्जाम में, ये पूरा रेड है, ये पूरा आपके एग्जाम में नहीं आ रहा। अगर आपने इस प्रैक्टिकल को कर भी लिया होगा तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, ये आएगा ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, इसका बी पार्ट देखिए, इसका जो बी पार्ट है वो एग्जाम में आएगा, कौन सा है, स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस NaHCl and NaOH on the basis of their reaction with litmus solution, zinc metal, sodium carbonate, ये आएगा, पूरा का पूरा एग्जाम में आएगा, ठीक, रेडी। नेक्स्ट नंबर 2, परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासिफाई देम इनटू, यहां पे आपको कुछ रिएक्शंस देखने हैं और उनको अलग अलग पार्ट में आपको क्लासिफाई करना है। कैसे क्लासिफाई करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चार तरह की रिएक्शंस आपको बतानी है कि नीचे दिए हुए रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन से ये मैच कर रहा है या किस टाइप की रिएक्शन है। तो पहली रिएक्शन क्या दी है, देखिए पहली रिएक्शन दी हुई है, एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, आयरन नेल केप्ट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये चार रिएक्शन आपको दी है और ऊपर दी हुई 4 नेम्स को आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन से ये मैच करता है। जैसे एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम किस टाइप की रिएक्शन है, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल किस टाइप की रिएक्शन है, आयरन नेल केप्ट इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किस टाइप की रिएक्शन है। चलिए मैं बता देता हूँ, जो एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम है वो किस टाइप की रिएक्शन है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल कैसी रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट किया जा रहा है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आयरन नेल केप्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और फिर है रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये पूरा प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में आ रहा है, फुल प्रैक्टिकल। मतलब प्रैक्टिकल नंबर 2 जो यहां पे दिया है वो आ रहा है और प्रैक्टिकल नंबर 1 का बी पार्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल नंबर 3, ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ ZnFeCuAl, इतने सारे मेटल्स हैं ऑन सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। इनका एक्शन आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं ZnFeCu और Al पे। तो जिंक सल्फेट कैसे रिएक्ट करता है, FeSO4 फेरस सल्फेट कैसे रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट कैसे रिएक्ट करता है, या Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट कैसे रिएक्ट करता है, या क्या क्या करते हैं ये, इन अगर मेटल्स को इनमें ऐड किया जाए तो क्या आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद इनको अरेंज करना है, ZnFeCu एंड Al को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेस्ड एबव द रिजल्ट। तो मैं आपको बताऊं, कल अभी एक रिएक्टिविटी सीरीज अपलोड हुई है वाव क्लास में, टेलीग्राम चैनल वाव क्लास पे एक रिएक्टिविटी सीरीज अपलोड हुई है। उस रिएक्टिविटी सीरीज को आप देखिए, वहां पे आपको ये मिल जाएगा कौन मोस्ट रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। वहां पे ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये पूरा का पूरा आपके एग्जाम में आ रहा है, इसमें से कोई भी पार्ट आपका रिड्यूस नहीं किया गया है, पूरा आएगा, ठीक। नेक्स्ट, और आपके मन में अगर ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि अरे इतने सारे प्रैक्टिकल्स हैं, हम कैसे करेंगे, हमने देखा नहीं है, हमने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वाव क्लास चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, सारे प्रैक्टिकल आपको वहां पे भेज दिए जाएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे प्रैक्टिकल आपको वहां भेज दिए जाएंगे। अगर आप ज्वाइन होने में लेट भी होते हैं तो जब आप ज्वाइन करेंगे ऊपर स्क्रॉल करके देखिएगा, सारे प्रैक्टिकल्स आपको वहां पे लाइन से मिल जाएंगे। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, अब ये फिजिक्स से रिलेटेड है। स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस a resistor on the current passing through a determining resistance, also plotting the graph between V and I। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये प्रैक्टिकल भी आपका पूरा एग्जाम में
आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 पे और प्रैक्टिकल नंबर 6 पे। प्रैक्टिकल नंबर 5, ये जो पूरा रेड लाइन में बना दे रहा हूं, ये नहीं आ रहा। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड टू सीरीज और पैरेलल, ये नहीं आ रहा। प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्टोमेटा, ये बायोलॉजी से है, तो ये भी नहीं आ रहा। ठीक, अब आते हैं 7 पे। एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिविंग आउट रेस्पिरेशन। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है, ठीक है, जिसमें हम KOH सोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, वी आर यूजिंग KOH सोल्यूशन, तो यहाँ पे KOH सोल्यूशन यूज करके इसका पता लगाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल भी आपको वाव क्लास पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ये प्रैक्टिकल आपका आ रहा है, एक ही लाइन का दिया है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिविंग आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, और इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है वो है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो जो पतली सी ट्यूब लगी होती है उसमें पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ये प्रैक्टिकल भी आपको वहां पे मैं भेज दूंगा, सारे प्रैक्टिकल आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल नंबर 8। ये है प्रैक्टिकल नंबर 8। स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विथ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ये पूरा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये मतलब ये समझ लीजिए कि जो है रिड्यूस्ड पार्ट में भी है ये, तो इसलिए ये पूरा पार्ट आपका एग्जाम में नहीं आ रहा। तो इस प्रैक्टिकल को आपको समझने या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल नंबर 8 नहीं आ रहा। नेक्स्ट, फिर ये प्रैक्टिकल नंबर 9 आता है। स्टडी द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये पार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में कट गया है, कार्बन एंड कंपाउंड रिड्यूस हो गया है, तो ये पार्ट नहीं आ रहा, ये भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 10। प्रैक्टिकल नंबर 10, डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्टेनिंग द इमेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम में आ रहा है, पूरा का पूरा एग्जाम में आ रहा है, कोई भी पार्ट इसमें से रिड्यूस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल 11, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ ए रे। ओके, एक मिनट, मैं ग्रीन पेन सेलेक्ट कर लूं पहले। Tracing the path of ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence, glass slab वाला experiment. Measure the angle of incidence, angle of refraction and angle of emergence and interpret the result. ये आपको डायग्राम बना हुआ भी चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मिल जाएगा। वहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंस या जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट करके एक टॉपिक आता है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में आ रहा है। नथिंग रिड्यूस्ड इन दिस, फुल पार्ट ये एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट 12, स्टडीइंग बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बडिंग इन ईस्ट हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड। यहां पे आपको परमानेंट स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, बस आपको केवल परमानेंट स्लाइड ऑब्जर्व करना होता है, कुछ बनाना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता। आप लैब में जाते हैं तो आपको यहाँ पे परमानेंट स्लाइड दिखाई जाती हैं। ठीक है, उस परमानेंट स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगा दिया जाता है, और आपको देखना होता है कि बाइनरी फिशन अमीबा में कैसे हो रहा है, ईस्ट में बडिंग कैसे हो रहा है, या हाइड्रा में कैसे बडिंग हो रहा है। आपको वहां पे प्रिपेयर्ड स्लाइड्स की हेल्प से ऑब्जर्व करना होता है और वो लिखना होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं एग्जाम के लेवल पे ये जो पार्ट है, ये आपका केवल डायग्राम आता है। क्या आता है? डायग्राम आता है आपके एग्जाम में, ये सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसका। पहले 2 नंबर में आता था, अब ये 3 नंबर में आएगा। हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन जोड़ दे, छोटा सा स्टेटमेंट जोड़ दे। ये पार्ट आपका एग्जाम में, जिसे मैं आपको बता रहा था ना चैप्टर्स में, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो ऐसे ही आएंगे, और यहां से सिर्फ आपसे डायग्राम पूछा जाता है, जिसको कहते हैं वेल लेबल डायग्राम। तो आपको वेल लेबल डायग्राम बनाना होता है, उसमें 3 मार्क्स में हो सकता है कोई छोटा सा एक क्वेश्चन ऐड कर दे 1 नंबर का, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां से सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आएगा। ठीक है, डायग्राम आप देख लीजिएगा, डायग्राम आएगा। लास्ट 13, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म से जब लाइट पास करती है तो आपको पता है कि वो 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर 2 प्रिज्म आपने लगा दिए हैं, एक सीधा और एक उल्टा लगाया, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट हो जाता है, मतलब व्हाइट लाइट इंटर करती है और व्हाइट लाइट बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट भी वहां पे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी आएगा। और मैं बता रहा हूँ ना, सारे प्रैक्टिकल, जितने प्रैक्टिकल आपने यहाँ देखे हैं,
सब आपको वाव क्लास के टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। टिल एग्जाम आई एम विथ यू, ठीक है। और उसके बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप इसको दूसरे को रेकमेंड करिएगा जो आपसे जूनियर होंगे, ठीक है। अगर मैंने आपकी हेल्प की है तो आप भी किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक। तो यहाँ पे 13 तक आएगा। उसके बाद ये जो 14th नंबर का प्रैक्टिकल है ये नहीं आएगा। फाइंड द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस and drawing corresponding rays diagram to show the nature of the image formed नहीं आएगा। Identification of the different parts of an embryo of a dicot seed, pea gram और red kidney bean, ये कुछ नहीं आएगा, दोनों पार्ट हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका ये टोटल सिलेबस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी खत्म होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी खत्म होता है और मैंने आपको बता दिया है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पैराग्राफ के फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में? पैराग्राफ के फॉर्म में। और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, एसर्शन रीजन के फॉर्म में आएंगे। और किस फॉर्म में आ सकते हैं? तीन चीजें बताई थी ना, एक एसर्शन रीजन के फॉर्म में, एक एमसीक्यू के फॉर्म में और एक शॉर्ट आंसर के फॉर्म में। तीन फॉर्म्स में आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को एसर्शन रीजन बिल्कुल नहीं आता या समझ में नहीं आता, तो बहुत जल्दी हो सकता है संडे शॉर्ट्स में आपको वो वीडियो देखने का मौका मिल जाए जो एसर्शन रीजन टाइप का है। नेक्स्ट संडे का आप वेट करते रहिए। नेक्स्ट संडे को आप संडे शॉर्ट्स में हमारे साथ देखेंगे एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक। और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही सॉल्व कर देंगे कि व्हाट इज एसर्शन, व्हाट इज रीजन, या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे एग्जाम में आपको 4 स्टेटमेंट दी जाएगी, लेकिन मैं आपको 5 स्टेटमेंट तक सॉल्व करना बता दूंगा, ठीक है। हो सकता है भाई पेपर तो हमने बोर्ड का देखा नहीं, तो हो सकता है 5 स्टेटमेंट दे दीजिए। वैसे पिछले साल तक तो 4 स्टेटमेंट ही आ रहे थे, हो सकता है 5 स्टेटमेंट आ जाए। तो अब मेरी बात कुछ ध्यान से सुनिए। ये जो पार्ट आपको मैंने आज बताए हैं, इन पार्ट्स को आप बार बार देख लीजिएगा और ओरली याद करने की कोशिश मत करिएगा, इसको लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, या बुक्स में अपनी एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा मेहनत करिए। पूरे चैप्टर को खोल के जो पार्ट मैंने रेड से कर दिए हैं उसको अपनी बुक में काट दीजिए, उसको मत पढ़िए, उसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। जितने पार्ट आ रहे हैं वो पढ़िए। दूसरी बात, टेलीग्राम पे आप वाव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वाव क्लास चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे जल्दी ही आपको सारे वीडियोस भेज दिए जाएंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तीसरी बात, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जैसे उनके पास कंफ्यूजन है, जैसे आपके पास कंफ्यूजन थी, वैसे उनको भी कंफ्यूजन हो सकती है, तो उनको शेयर करिए, जिससे उनको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट आ रहा है या कौन सा पार्ट नहीं आ रहा आपके एग्जाम में। तो प्रैक्टिकल के नंबर्स हम देख लेते हैं, कितने प्रैक्टिकल हुए टोटल। देखिए, तो यहाँ पे टोटल 1 2, उसके बाद 3 4 5, ओके, 6 7 8 9, मतलब टोटल 15 में से 9 प्रैक्टिकल्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं। 9 प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं और इसमें से 6 प्रैक्टिकल्स को रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट कल से हमारे साथ, जैसे आप कंटिन्यू डेली जुड़े हैं, डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं, पढ़ाई करते हैं हमारे साथ, वैसे ही आप इसको कंटिन्यू करके रखिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।